आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सक्रीशन, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन क्लास पोलिकीटा। एनालिडा जो है फाइलम, इसका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट अमोनिया है। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं वाटर और आयंस की बैलेंस और रेगुलेशन के लिए। जैसे हम जानते हैं ज़्यादातर जो पोलिकीटा हैं वो मरीन में रहते हैं, सिर्फ चंद स्पीशी ही एबल होती हैं फ्रेश वाटर में रहने के। सो इनके जो एफिशिएंट ऑस्मो रेगुलेटरी एबिलिटी है, ये जो एफिशिएंसी है इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, यही इन्हें इजाज़त देती है पोलीकैट्स को फ्रेश वाटर में रहने की। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नेफ्रीडिया है। एनालिड्स के अंदर दो तरह के नेफ्रीडिया देखे गए हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है इसे हम ट्यूब्यूलर सिस्टम भी कहते हैं। इसे ट्यूब्यूलर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी इंटायर बॉडी वॉल के अलोंग, इसकी जो इंटायर बॉडी है, इसकी इंटायर बॉडी वॉल के अलोंग जो है ये ट्यूब्यूल जो है वो रन कर रही होती है। इस ट्यूब्यूल के एक पार्ट को अगर हम बड़ा करके देखें, इसके थोड़े से पार्ट को अगर हम बड़ा करके देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस ट्यूब्यूल का जो एक सिरा होता है वो एक बल्ब नुमा होता है, जबकि इस ट्यूब्यूल्स का जो दूसरा सिरा है उसकी बाहर की तरफ ओपनिंग होती है जिसे नेफ्रीडियो पोर कहते हैं। ये जो बल्ब सिरा है इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। हम जानते हैं फ्लेम सेल्स में बहुत सारे सीलिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे भी पता है कि इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। सो इसकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है। तो ये जो ट्यूब्यूल्स का बल्ब वाला पोर्शन है, सो इस ट्यूब्यूल्स का जो बल्ब वाला पोर्शन है वो एक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, जबकि जो इसकी ओपनिंग होती है बाहर को वो दूसरे सेगमेंट में होती है। अब जैसे ही इस बल्ब के जो सीलिया हैं वो बीट करेंगे तो इस सीलोमिक फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है ये इसको पिकअप करेंगे और पिक करने के बाद इस नेफ्रीडियो पोर के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ये जिसकी जो बॉडी वॉल है ना, इसके बॉडी वॉल पे बहुत सारे ऐसे पोर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया जो है ये प्रोटोनेफ्रीडिया की तरह है। क्या है ये? इसमें जस्ट डिफरेंट ये है कि उसके पास बल्ब लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जो फ्लूइड को पिकअप करता था, लेकिन इसमें बल्ब की तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। इसमें एक फनल शेप्ड सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है। ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है इसे हम नेफ्रोस्टोम कहते हैं। नेफ्रोस्टोम से में क्या होता है, नेफ्रोस्टोम का काम होता है इसके सिलोमिक फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल को पिकअप करना। सो ये जो टाइप है ये थोड़ी एडवांस है। सो इसकी जो ट्यूब्यूल होती है ना थोड़ी सी कन्वोलेटेड होती है, थोड़ी सी बलदार होती है, और इस बलदार ट्यूब के अराउंड इसके यहाँ पर बॉडी वॉल के यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब जैसे ही वेस्ट मटेरियल यहाँ से गुजरता है तो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के अंदर कुछ वाटर भी होते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट आयंस भी होते हैं। सो यहाँ से इन वेस्ट मटेरियल से आयंस और वाटर को क्या कर लिया जाता है, कैपिलरीज जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो इसको अपने अंदर ले लेती हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट आई जो है कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूज़ होने के बाद वेस्ट मटेरियल को यहाँ से बॉडी से बाहर नेफ्रीडियो पोर्स के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। यानी ब्लैडर्स एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से होते हुए नेफ्रीडियो पोर्स के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। क्लोरागोगन टिश्यूज़, बाद जो पोलिकेट्स हैं उनमें उनके डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ ये क्लोरागोगन टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं। इन टिश्यूज़ का फंक्शन होता है अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में। इसको डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। रीजनरेशन कहा जाता है कि किसी बॉडी का पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया है, कट हो गया है बॉडी का पार्ट, उसको दोबारा से बना लेना।
सो कि अपनी जो लॉस्ट पार्ट है उसको दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। बाज़ जो पोलीकेट के स्पीशीज़ हैं उनकी बॉडी में स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे ही प्रेडेटर इनके ऊपर अटैक करता है तो उस ब्रेक पॉइंट से अपनी बॉडी को सेपरेट कर लेते हैं और भाग जाते हैं। जैसे आम हमारे घरों में छिपकली जो होती है, जैसे इसके ऊपर अटैक किया जाता है तो वो ये अपने टेल को उतार के भाग जाती है। सेम इस तरह ये वाले जो हैं पोलीकैट्स, ये भी ऐसे ही करते हैं, ब्रेक पॉइंट से उस सेगमेंट को अलग करके भाग जाते हैं और उस सेगमेंट को दोबारा से रीग्रो कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअली भी होती है और एसेक्सुअल भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें बर्डिंग के जरिए होती है, जिनमें इनकी बॉडी में एक बर्ड बन जाती है और बाद में उस बर्ड को सेपरेट कर दिया जाता है। और दूसरी जो है वो ट्रांसवर्स फिशन है, जिसमें एक बॉडी जो है 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाती है और दोनों हाफ जो है वो दोबारा से अपना जो पार्ट है वो डेवलप कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनमें ज़्यादा कॉमन होती है। ये डायोशियस होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। गमेट्स जो है उनको इनके सिलोम के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे वेस्ट मटेरियल इनके सिलोमिक फ्लूइड में पड़ा होता है, सेम ऐसे ही गमेट्स को भी सिलोम के अंदर ही रिलीज़ कर दिया जाता है और वहाँ पर ही ये मैच्योर होते हैं। अब गमेट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए जाते हैं। बाज़ पोलीकैट्स में नेफ्रिडियोपोर्स के रास्ते गमेट्स को बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि कुछ जो पोलीकैट्स हैं उनमें गमेट्स को तब भी बॉडी से बाहर निकाला जाता है जब इनकी बॉडी रप्चर हो जाती है और ये अडल्ट जो है वो मर जाते हैं। बाज़ पोलीकैट्स जो हैं उनमें सेपरेट गोनोडक्ट होती है और इस गोनोडक्ट्स के ज़रिए गमेट्स को बाहर निकाला जाता है। लेकिन ये कंडीशन जो है ये प्रिमिटिव है। जो प्रिमिटिव पोलीकैट्स हैं उनमें ये कंडीशन थी, लेकिन अब जो पोलीकैट है उनमें ये कंडीशन नहीं है। इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, सिर्फ चंद स्पीशीज़ हैं वो कापुलेट करती हैं। प्लेटिनेरिस मेगालोप में यूनिक किस्म का कापुलेटरी हैबिट पाया जाता है। जो प्लेटिनरी मेगालोप है अपनी ज़िंदगी के एंड स्टेज पे मेल और फीमेल वर्म्स दोनों जो हैं ये खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे इनकी इंटेस्टाइन जो है वो डिजनरेट हो जाती है। इस वक्त क्या होता है, जब ये डिजनरेट हो जाती है तो इनके गमेट जो हैं इनकी बॉडी कैविटी यानी सिलोम में जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करना होता है मेल ने, तो क्या आता है, मेल और फीमेल एक दूसरे के गिर्द क्वाइल हो जाते हैं और मेल जो है अपनी एनस को फीमेल के माउथ में इंसर्ट कर देता है। क्योंकि इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो डिजनरेट हो जाता है, तो स्पर्म जो है डायरेक्टली मेल सिलोम से फीमेल के सिलोम में चले जाते हैं। इस मेथड से क्या होता है कि सारे के सारे एग जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। जैसे ही सारे एग जो हैं फर्टिलाइज होते हैं तो दोनों जो है मेल और फीमेल जो है कॉपुलेशन के बाद मर जाते हैं। एपिटोकी जो है ये इसमें रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है और जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है इसे एपिटोक कहा जाता है। एपिटोकी जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किस्म है, जिसमें क्या होता है बॉडी में बर्ड बन जाती है और इस बर्ड से क्या होता है एक बॉडी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब एक पार्ट जो होता है वो एटॉक कहलाता है, जबकि दूसरा पार्ट जो कि रिप्रोडक्टिव होता है वो एपिटॉक कहलाता है। अब एपिटॉक यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मॉडिफाई होता है 2 रीजन्स में। उसका जो इंटीरियर सेगमेंट होता है वो नॉर्मल मेंटेनेंस फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि एपिटॉक का जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है उसमें बहुत सारे गमेट्स होते हैं, वो गमेट से फिल हुआ होता है। एपिटॉक की जो सिंपल एग्जांपल है वो सेमन प्लोलो वर्म है। सेमन प्लोलो वर्म जो है ये सी बॉटम्स में अपनी सारी ज़िंदगी कोरल बड़ोस के अंदर गुजारते हैं, लेकिन हर नवंबर्स को फुल मून के 1 हफ्ते बाद ये वर्म जो है अपनी बरोस से बाहर निकलते हैं और अपनी बॉडी का जो स्पेशलाइज सेगमेंट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अमल को परफॉर्म करता है वो इनकी बॉडी के सेगमेंट से कट ऑफ हो जाता है, अलहदा हो जाता है और समंदर के जो सरफेस है वहाँ पे फ्लोट करना शुरू कर देता है। अब जो पार्ट है इससे कट ऑफ होके
ऊपर फ्लॉट कर रहा है उसे एपिटॉक कहते हैं। अब जबकि जो दूसरा पार्ट जो नीचे पड़ा हुआ है जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव है उसे एटॉक कहते हैं। सो वाटर का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में एग और स्पर्म्स को रिलीज़ किया जाता है। एपिटॉक की फॉर्मेशन इनके लिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि जब प्रेडेटर जो है इनकी पॉपुलेशन पे अटैक करते हैं तो सिर्फ एपिटॉक जो हैं वही अफेक्टेड होते हैं। जो एटॉक इंडिविजुअल जो इनके नीचे पड़े होते हैं वाटर में वो सेफ़ रहते हैं। सो इनकी इंटायर पॉपुलेशन जो है प्रेडेटर के अटैक्स की वजह से अफेक्टेड नहीं होती। सेकंड ये है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट जो होती है कि इंडिविजुअल जो हैं वो एक ही वक्त में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हों और दूसरे के क्लोज हों। सो स्वर्मिंग जो है वो इंश्योर करती है कि ये जो लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो राइट प्लेस पे हैं। थर्ड ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में एग और स्पर्म जो हैं एपिटॉक रिलीज़ करते हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिर्फ चंद इंडिविजुअल्स ही बचते हैं क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए ये जो प्रीडेटर्स होते हैं इन पे अटैक कर देते हैं और सिर्फ चंद एक जो इंडिविजुअल्स हैं वो ही नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचते हैं। डेवलपमेंट, एग्स में जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल होती है और लार्वा की फॉर्मेशन होती है जिसे ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। सो हम कह सकते हैं पोलिकेट्स में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होती है। अब ये जो लार्वा है इसका जो एनल रीजन होता है इसके एनल रीजन में बर्ड्स की मदद से सेगमेंट्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। सो जैसे जैसे इसकी बॉडी के सेगमेंट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं ये जो लार्वा है वो सेटल डाउन हो जाता है, वो किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है। सो जैसे ग्रोथ जो है वो प्रोसीड होती है न्यू सेगमेंट जो है वो पोस्टीरियर सेगमेंट में ऐड होते जाते हैं और सो हम कह सकते हैं इंटीरियर एंड जो है पोलिकैट्स का वो ओल्ड होता है जबकि पोस्टीरियर एंड जो है वो न्यू होता है क्योंकि उसमें नए सेगमेंट जो है वो ऐड होते जाते हैं। बहुत सारे जो पोलिकैट्स हैं उनमें ट्रोकोफोर जो है वो एब्सेंट होता है, उसमें ट्रोकोफोर की फॉर्मेशन नहीं होती बल्कि उनमें डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है।